हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे टॉप 5 जीएस के क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं जो कि आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित होने वाले हैं तथा उन क्वेश्चन के डिटेल से सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर कहा गया कि पिक्नोमीटर जो कि एक उपकरण होता है जिस उपकरण का किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात पिक्नोमीटर कोई उपकरण है उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया ऑप्शन फर्स्ट में कहा गया कि घनत्व को नापने के लिए, दूसरा ऑप्शन में कहा गया कि सौर विकिरण को नापने के लिए, ऑप्शन सी में कहा गया कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, ऑप्शन डी में कहा गया उच्च तापमान मापने के लिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाला हो जाएगा कि घनत्व का जो हम मेजर करते हैं पिक्नोमीटर की सहायता से। अब ये पिक्नोमीटर क्या होता है, इसका कैसे कार्य करता है, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि पिक्नोमीटर कैसा होता है। तो पिक्नोमीटर की अगर हम बात करें तो पिक्नोमीटर क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा उपकरण होता है जिसको एक बर्तन के तरीके से होता है जिसके अंदर एक यहाँ पे द्रव भरा जाता है और ये क्या करता है, स्पेशली हमारे घनत्व को मेजर करता है। घनत्व क्या होता है इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे घनत्व की अगर बात किया जाए तो हम सभी जानते हैं कि घनत्व का जो पहले फार्मूला हमारा होता है वो क्या होता है, घनत्व। घनत्व को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। इसको जनरली ड्रॉ से भी आपने कई जगह लिखा देखा होगा। और ये फार्मूला घनत्व बराबर क्या होता है, मास होता है। मास डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होता है, आपका वॉल्यूम हो जाता है, अर्थात यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे घनत्व को अगर आप समझना चाहें कि घनत्व क्या होता है तो घनत्व अगर मैं यहाँ पे दो चैम्बर ले लेता हूँ, एक ये चैम्बर आपके पास दिखाई दे रहा होगा और ये आपको यहाँ पे एक ये दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं सपोज करूँ कुछ चीजों को फिल करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ गैस को यहाँ पे भर देता हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गैस इस प्रकार से रखी है। उसी प्रकार से इसमें भी मैं क्या करता हूँ, कोई गैस एक भर देता हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गैस को इसके अंदर फिल किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे अगर इस गैस को यहाँ पे हम फिल करते हैं और इसके अंदर फिल करते हैं और इन दोनों का आयतन की अगर हम बात करें तो आयतन यहाँ पे क्या है, दोनों का समान है। अर्थात ये सपोज करो 1 LTR यहाँ पर भी है और इसमें भी क्या है, ये 1 LTR है। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे आयतन दोनों का समान है तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर जो भरी गैस है इसमें ज्यादा गैस है, इसमें कम गैस है। अर्थात यहाँ पे अगर द्रव्यमान ये सपोज करो M1 है और इसके अंदर ये सपोज करो M2 है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा M2 जो है क्या है, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, M1 से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर यहाँ पे डेंसिटी की बात किया जाए तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ρ2 हो जाएगी। तो ρ2 क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन ρ1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम को मैंने फिक्स रखा है। तो इस प्रकार से इसको नापने के लिए एक पिक्नोमीटर उपकरण होता है जिसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर कहा गया है कि तेल की बूंद पर पानी पर फैल जाती है। अर्थात जब तेल की बूंदें जो होती हैं अगर पानी के ऊपर डाला जाता है तो तेल की बूंदें पानी के ऊपर क्यों फैल जाती हैं, इसका क्या कारण होता है। तो इसमें ऑप्शंस में आपको देखने को मिला होगा कि तेल पानी से हल्का होता है, कोई बात नहीं। तेल अधिक श्यान होता है, वो भी चीज है। तेल पानी में घुलता नहीं है, या तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस की अगर बात करें तो इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत ही कम होता है, जिस कारण से तेल जो होता है पानी के ऊपर आपका तैरते हुए दिखाई देता है, नीचे नहीं बैठता, इसलिए इसका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं क्या कारण था जिस कारण से तेल जो हमारा था पानी के ऊपर तैरता है। आपने घरों के अंदर भी ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे आपके पास एक इस प्रकार से आपने कोई व्हीकल ले लिया है, ये व्हीकल आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक। इस व्हीकल के अंदर यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये पानी यहाँ पे आप भर देते हैं, ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, वाटर हो जाता है, ठीक। ये वाटर आप इसके अंदर जब फिल कर देंगे यहाँ तक ये आपका सपोज करो वाटर हो जाता है। अब ये वाटर है, वाटर को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में H2O फार्मूला इसका केमिकल होता है, और ये हमारा यहाँ पे क्या है, पानी हो जाएगा, ठीक। अब इसी में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कोई आयल डाल देते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही मान लो आयल डालेंगे तो आयल आप देखेंगे ये क्या करेगा, आयल जो होता है आपका ये आयल हो जाएगा, चाहे आपका केरोसिन का आयल हो कोई भी हो, तो ये आयल आप देखेंगे पानी के ऊपर ही दिखाई देता है। अब इसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम कारण की बात करें तो यहाँ पे सरफेस टेंशन की।
सरफेस टेंशन अर्थात यहाँ पे क्या होता है, पृष्ठ तनाव जिसको हम कहते हैं, तो सरफेस टेंशन का रीजन होता है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन जो होता है पानी का कम होता है, तेल का ज्यादा होता है, इस कारण से ऊपर आ जाता है। दूसरा कारण यहाँ पे होता है इसका डेंसिटी का। डेंसिटी भी मैटर करता है कि कौन से, अगर दो पदार्थ आपस में आप मिलाएंगे तो कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा। देखो डेंसिटी पे मैंने अभी बात किया था कि डेंसिटी क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होता है। तो जिसकी ज्यादा डेंसिटी होगी वो उतना ही नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो उतना ही ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे जो आयल आपका होता है इसकी डेंसिटी कम होती है, और यहाँ पे जो आपका वाटर होता है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ऊपर रहता है। इसके बाद थर्ड कारण पे यहाँ पे बात करते हैं तो होता है जो है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पे पोलर, आप जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर। तो यहाँ पे हम क्या करें, नॉन पोलर, नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर क्या होते हैं, ये जैसे कि हमारा जो आयल होता है ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब होता है कि जो दो भागों में तोड़े नहीं जा सकते। जैसे कि आप देखेंगे NaCl जो आपका होता है NaCl, ये NaCl क्या आसानी से टूट जाता है। तो इसको तो हम वैसे तो आयनिक कहते हैं, लेकिन ये भी टूट जाता है। पोलरिटी में क्या होता है, जब उसके ऊपर थोड़ा सा प्लस चार्ज आ जाता है, थोड़ा सा माइनस चार्ज आ जाता है, तो उसे हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जो कि आसानी से प्लस माइनस के अंदर टूटते नहीं है, तो वो क्या होता है, आपके नॉन पोलर होते हैं। तो ये हमारा जो आयल होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, जबकि हमारा वाटर होता है पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर के अंदर घुलते हैं, नॉन पोलर के अंदर घुलते हैं। तो ये भी कारण होता है जिस कारण से आयल आपका ऊपर तैरता रहता है, पानी नीचे रह जाता है। और यहाँ पे सरफेस टेंशन का है, डेंसिटी का है, और भी काफी फैक्टर निर्भर करते हैं, जिस कारण से आपका आयल ऊपर ही तैरता रहता है। तो यहां तक तो हमने डिटेल से समझ लिया कि आयल क्यों जो है पानी के ऊपर तैरता रहता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे दिया गया कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है, या गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था कि परिभाषा किसने दी थी। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट है न्यूटन है, दूसरा आर्किमिडीज है, सी गैलीलियो है, डी फैराडे है। किसने दिया था, तो ऑप्शंस पे अगर बात करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तो उसी के आधार पर यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण क्या नियम था, इसका क्या मतलब था, क्या इसका फार्मूला था, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम था वो क्या बताता था कि अगर कोई भी वस्तु पृथ्वी के पास है या पृथ्वी के आसपास अगर ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो हमेशा नीचे की तरफ गिरती है। ये तो आपने भी देखा होगा, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे मार्कर को ऊपर फेंकूंगा नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी के आसपास जितनी भी वस्तुएं होती हैं, अगर वो थोड़ा सा ऊपर जाती है तो फिर से नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि पृथ्वी क्या करती है, अपने तरफ इन वस्तुओं को खींचती रहती है। लेकिन ये थोड़ा सा बाद में और इसको अंडरस्टैंड किया गया, अच्छे समझा गया। तो देखा कि कोई भी अगर दो द्रव्यमान है, जैसे कि एक ये मार्कर है और एक ये मार्कर है, तो ये हमेशा आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। अर्थात अगर कोई भी दो द्रव्यमान है तो उनके बीच में एक बल लगता है, जिस बल को ही न्यूटन ने दिया था। वो बल क्या था, सपोज करो यहाँ पे अगर एक मास, ये आपने मास m1 रख दिया हो और दूसरा मास यहाँ पे आप इसको m2 रख देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनके बीच के अगर डिस्टेंस को हम r ले लेते हैं, तो यहाँ पे बल जो होता है वो बल क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों मासों के गुणनफल के, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया जाए तो यहाँ पे कांस्टेंट लग जाता है जी, जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान कहते हैं, और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ये बल लगता है। अब ये बल आपको काफी जगह देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी क्या आकर्षण बल लगता है। अगर ये आकर्षण बल ना लगता तो जो भी आप देखेंगे, अगर कोई भी चीज आप ऐसे रोटेट करेंगे तो रोटेट करते समय अगर आपने पतले धागे से बांधा होगा तो रोटेट करती रहेगी, लेकिन ज्यादा स्पीड देंगे तोड़ के तुरंत बाहर की तरफ भाग जाती है। ऐसे आपने देखा कोई भी चीज अगर सर्कुलर रोटेट करती है तो उस पर एक बाहर की तरफ बल लगता है। तो जिस कारण से अगर पृथ्वी आपकी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती, तो चक्कर लगाने में क्या पृथ्वी बाहर भाग जाती, क्योंकि वहां पे धागे या रस्सी से तो बंधी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या एक बल लगा है जो कि एक रस्सी के तरीके से कार्य करता है, जिस बल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जिस कारण से पृथ्वी जो है आपके, अर्थात सूर्य जो है पृथ्वी को खींचता रहता है, उस पर बल लगता बाहर, अर्थात ना पृथ्वी बाहर जा पाती है ना अंदर आ पाती है, अर्थात एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करती रहती है। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैंने एग्जाम्पल भी आपको समझा दिया। ऐसी और भी काफी जगह आपको इसके एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे।
अब यहाँ पे एक और अच्छा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या होता है। इसमें ऑप्शन में दिया गया आल्टीमीटर होता है, एनोमीटर होता है, क्रोनोमीटर होता है या डोजीमीटर होता है। अर्थात इन चार ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन वाला जो आपका बी वाला हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अर्थात एनोमीटर की सहायता से पवन की हवा अर्थात एयर जो चलती है उसकी गति को मेजर किया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे उपकरण कार्य करता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि एनोमीटर क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो एनोमीटर की बात किया जाए तो एनोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम हवा की गति को मेजर कर सकते हैं, जो कि हमारे वायुमंडल के अंदर हवाएं चलती रहती हैं। और हम सभी जानते हैं कि हवाएं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हवाओं की सहायता से ही हमारा मानसून आता है, हवाओं की सहायता से हमें गर्मियों से राहत मिलती है और भी बहुत सारे कार्य हवाओं की सहायता से किए जा सकते हैं। तो हवा का गति अर्थात हवा कितनी तेज चल रही है या कितनी तेज चलने वाली है, इसका जो अनुमान लगाने के लिए एनोमीटर का उपयोग किया जाता है। और ये जो एनोमीटर होते हैं ये दो प्रकार के उपकरण हो सकते हैं। एक तो यांत्रिक उपकरण हो सकते हैं। यांत्रिक का मतलब जहां से आप मान लो कि कोई चीज लगा देते हैं आप रोटेट करने वाली, तो रोटेट कर रही उसकी आप गति को यांत्रिक रूप से मेजर करके लिख सकते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक भी उपकरण हो सकते हैं जो कि आपके इस डेटा को एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट करके आपको शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के डिवाइस हो सकते हैं जिनकी सहायता से आप हवा की गति को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि एनोमीटर जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जो हो सकते हैं आपके मैकेनिकल हो सकते हैं। मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक, ठीक। तो यहाँ पे मैकेनिकल हो सकते हैं। और दूसरे टाइप पे कौन से हो सकते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस हो सकते हैं जो कि अलग अलग बेस पे कार्य करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक वेव पे कार्य करते हैं या अलग अलग सिद्धांत पे कार्य कर सकते हैं। अब इनकी सहायता से जब हवा की आप गति को मेजर कर लेते हैं तो उससे आप बहुत सारे पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि मौसम कैसा रहने वाला है, क्या मौसम जो है अभी बारिश का आने वाला है या तूफान आने वाला है। इन सभी चीज़ों की भी कैलकुलेशन की जा सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपकरण होता है मौसम विभाग के अंदर, जहाँ पे मौसम से संबंधित गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रो हो जाता है एनोमीटर के विषय में। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जिसके अंदर कहा गया है यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी। अर्थात तो आर्द्रता बढ़ जाती है या घट जाती है या स्थिर रहती है या घटती या बढ़ती है। और आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका करेक्ट आंसर पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो कि मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना ही सर्जन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लासातेलिए का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या प्रसारण का नियम। तो इसमें से बात किया गया था द्रव्य का, तो यहाँ पे द्रव्य से संबंधित यहाँ पे ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अर्थात तो द्रव्य संरक्षण का नियम जो बताता है कि ना ही किसी द्रव्यमान को नष्ट कर सकते ना विनाश कर सकते, केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आज के समय अगर आपके पास जाड़ा होता है या गर्मियों के समय में या जाड़ा के समय आपने देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी लकड़ियों को लाते हैं, उन लकड़ियों को क्या करते हैं, फायर करते हैं अर्थात जला देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो लकड़ियों का मांस होता है, ये जो यहाँ पे हमने वुड्स लिया है, ये जो वुड्स हमारी होती है अर्थात लकड़ी, इनका मांस जो होता है वो जब जलता है तो धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। अब ये काफी चीजों में कन्वर्ट हो सकता है कि यहाँ पे आपको जो है प्रकाश देखने को मिलेगा, ऊष्मा देखने को मिलेगी, लाइट देखने को मिलेगा, आवाज देखने को मिलेगा, कुछ यहाँ पे आपको एयर अर्थात गैस देखने को मिलेगी, कुछ यहाँ पे आपको कार्बन देखने को मिलेगा। अर्थात ये जो आपकी लकड़ी थी मल्टीपल ऊर्जाओं के रूप में ट्रांसफर हो जाती है। अगर उन सभी ऊर्जाओं को जोड़ दिया जाए तो जो लकड़ी का द्रव्यमान होता है उतना ही यहाँ पे आपको उन सभी ऊर्जाओं का द्रव्यमान समान देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पे आपने और भी एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि
अगर आप चाय बनाते हैं तो वहाँ पे उसके अंदर आप दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, जो भी चीज़ें डालते हैं, अगर उन सभी चीज़ों का योगफल किया जाए तो यहाँ पे जो चाय आपकी तैयार होती है उसके योगफल के अर्थात उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यही नियम बताता है कि द्रव्यमान को ना ही हम खत्म कर सकते हैं, ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, केवल एक द्रव्यमान को दूसरे द्रव्यमान के अंदर बदला जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में, जब तक के लिए